हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 राज्य से साम्राज्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हम आपको सूचना देना चाहते हैं, सूचित करना चाहते हैं कि हमारा क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट वीडियो पड़ चुका है मेरे चैनल पर। तो इस तरह के वीडियो जो आप सीटेट या जीकेजीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक 6 to 12 हमारे चैनल पर कंप्लीट कराई जा रही है। तो चैनल से जुड़ करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो हमारा चैनल पर पड़े आपको तुरंत प्राप्त हो और आप बिना समय गंवाए वॉच करें और अपनी बेहतरीन तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य। रोशन के रुपए देख रहे हैं, रोशन के रुपए। तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले, माने एकदम टाइट ताजा नोट। उसने उन्हें हम अपने हाथ में दबा रखा था। उसे नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय का हम शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री, इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो कहाँ शेर के ये जो चित्र रुपए पैसे पर दिखाई पड़ते हैं, ये कहां पर है? तो ये सारनाथ में है। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो प्रश्न है कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ये देखिए, यही जो है शेर वाला स्तंभ शीर्ष है, आप फोटो में देख रहे हैं ना। ये नीचे देखिए, ये चक्र है और इसके 3 शेर वाला फिगर है। यही जो है सारनाथ से लिया गया है। ये देखिए पूरा फिगर। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक के दादा का क्या नाम था? तो अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार। और यह 2300 साल पहले की बात है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त की सहायता किसने की? तो चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, अभी मानचित्र दिखाएंगे।
इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, तक्षशिला कहाँ है? उत्तर पश्चिम, और एशिया की बात किया जाए तो मध्य एशिया। इससे पहले हम कंप्लीट करेंगे तो इस वंश को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। बीच में क्या है वंश? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। वंश क्या होता है? एक ही परिवार का सदस्य एक के बाद एक राजा बनता है। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का ही पुत्र अशोक था। चलिए अब आगे देखते हैं। के लिए आने जाने का मार्ग था मध्य एशिया के लिए, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम से ही मध्य एशिया आने जाने का मार्ग था, जहां तक्षशिला है। तो ये प्रश्न बनता है कि मध्य एशिया जाने का मार्ग किस शहर से? तो तक्षशिला होते हुए, जो तक्षशिला कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम में। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने में कौन सी शहर पड़ता था? तो उज्जैन। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ये देखिए, ये थोड़ा सा जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है फिगर में, मानचित्र में। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। इन देशों का नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो ये देखिए, अब ये रेड वाला जो है, जहां रेड है वो सब में जगह पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, अभिलेख। तो ये देखिए, मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, लंपक, कंधार, कलसी, टोपरा, बाहपू, मेरठ, लुम्बनी, रामपुरवा, सारनाथ। ये देखिए, ये सब जितने भी दिखाए गए हैं ये सब जगह से रेड जो हैं वहाँ से मिले हुए हैं। ब्रह्मगिरी, तो ये दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक इसका शासन रहा है अशोक का। चलिए आगे चलते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इन्हीं कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता है? चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से संपर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था।
तो राज्य में जो राज्यपाल गवर्नर बना करके भेजे जाते थे नियंत्रण वाले क्षेत्र पर, वो कौन होते थे? तो राजकुमारों के, राजा के पुत्रों को। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने। तो पूछ दे कि उत्तर पश्चिम मौर्य साम्राज्य में किसके लिए? तो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों की हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। अब देखिए नजराना क्या होता था, इसके बारे में देखते हैं। नजराना, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो अनियमित रूप से जो कर मिलता था उसे नजराना कहा जाता था, और नियमित रूप से जो कर मिलता था वह कर होता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब हम राजधानी में सम्राट को देखते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह यूनान से आया था, पश्चिम एशिया से। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहां हम उसके विवरण के एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। तो पेड़ों पर कौन से पक्षी होते थे ये ध्यान रखिएगा? तो तोते, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। हथियारबंद महिलाओं से वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनका खाना खाने के लिए खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में जानते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ध्यान रखिएगा, अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने का कोशिश किस राजा ने किया था? अशोक ने। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो अभिलेखों की भाषा ज्यादातर प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। अशोक का कलिंग युद्ध, ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि अशोक किस युद्ध से प्रभावित थे? तो कलिंग के युद्ध से। ठीक, चलते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यह किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है।
अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है 13वें अभिलेख में, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कितने साल बाद? 8 साल बाद। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक राजा बनते हैं और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं। राजा खारवेल उस समय वहां के राजा थे। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दया भाव, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। तो इस प्रकार से अशोक ने धम्म को अब स्वीकार किया, बौद्ध धर्म। अब अशोक का धम्म क्या था, इससे पहले कि थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। तो रामपुरवा पूछते कहाँ है जहाँ से मौर्यकालीन स्तंभ मिले हैं, तो बिहार राज्य में है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि रामपुरवा, यही देखिए। अब अशोक का धम्म क्या था इसके बारे में देखते हैं। अशोक का धम्म, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। उपगुप्त नामक जो है बौद्धिस्ट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे जो है कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्हें धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। तो धम्म महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? तो अशोक ने। ये करते क्या थे? तो ये जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों में खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इनके पुत्री और पुत्र को इन्होंने कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था, इसको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं,
इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म को बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ये जो है अशोक का विचार था। तो ये देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि देवनागरी इस तरह से लिखी जाती है, बंगला में इस तरह से, अ को इस तरह लिखते थे, बांग्ला में इस तरह, मलयालम में इस तरह से, चारों अ ही हैं, अलग अलग भाषाओं में। अब जो है सेशन आज का यही हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना है तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।